तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें जीव विज्ञान के जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं तो सारे जीव विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले हम आपको साइंस में जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी कंप्लीट करा चुके हैं। उसके अलावा फिजिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों हम आपको बारी बारी से 2 वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आप लोग वैसे वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी हम वीडियो का लिंक दे देंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग जीव विज्ञान के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, जीव विज्ञान में लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 28 तक लघुतरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी कि 8 प्रश्न टोटल दिया गया है, जिसमें से कुल 4 प्रश्नों का उत्तर देना है आपके एग्जाम में। लेकिन यहाँ पर हम आपको 8 प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल भाषा में और बारीकी से आपको समझा करके बताएंगे। 21 नंबर से 28 नंबर तक आपका बायोलॉजी का प्रश्न है जो कि लघुतरीय में है। तो आप लोग नीचे देख रहे हैं 21 नंबर से लेकर के 28 नंबर तक, मतलब कि यहाँ तक आपका बायोलॉजी का प्रश्न है जो कि लघुतरीय के अंतर्गत आता है। इसके बाद दीर्घोत्तरीय में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 21वां नंबर क्वेश्चन है कि किण्वन क्या है और यह कहाँ होता है। 21वां नंबर क्वेश्चन है, लेकिन बायोलॉजी का यह पहला क्वेश्चन है कि किण्वन क्या है और यह कहाँ होता है। तो देखिए, आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाइएगा कि किण्वन क्या है, हम आपको बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। तो देखिए, किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें क्या होता है कि जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटन हो जाते हैं, यानी कि जो भी जटिल कार्बनिक यौगिक है वो वह सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। किसकी सहायता से? तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से। बस इसी क्रिया को ही किण्वन कहा जाता है। और एक पॉइंट और आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, किण्वन की क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बहुत ही सरल परिभाषा इसका है कि किण्वन एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटन हो जाता है। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जटिल से सरल में विघटन हो जाता है सूक्ष्म जीवों की सहायता से, इसी को किण्वन कहा जाता है। और किण्वन क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि यह कहाँ कहाँ पर होता है, यानी कि किण्वन की क्रिया कहाँ कहाँ पर होता है। तो ध्यान रखिएगा, किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। आप लोग जानते होंगे कि महुआ को सड़ा करके दारू बनाया जाता है, या फिर जो मीठा रहता है उसके छोबे से दारू का निर्माण किया जाता है, तो उसमें भी किण्वन का प्रयोग होता है। उसके अलावा पाव रोटी एवं बिस्कुट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। दही, सिरका एवं अन्य रासायनिक पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा जिलेबी बनाने में भी किण्वन क्रिया का उपयोग होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, किण्वन का प्रयोग अल्कोहल या शराब बनाने में, पाव रोटी या बिस्कुट बनाने में, दही या सिरका बनाने में, या फिर जिलेबी बनाने में, इन सभी क्रियाओं में किण्वन का उपयोग होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप किण्वन को भली भांति समझ गए होंगे कि किण्वन क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। चलिए अब 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 22वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। ठीक है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर होता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि श्वसन में और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला अंतर कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला अंतर यही हो गया कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की जरूरत पड़ती है। दूसरा अंतर देखेंगे कि श्वसन की क्रिया जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधे दोनों में होता है। ठीक है, जो श्वसन की क्रिया है वह जीव जंतु में भी होता है और पेड़ पौधे में भी होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण केवल पेड़ पौधों में होता है। देखिए, श्वसन तो हम लोग भी कर लेते हैं, मतलब हम लोग जीव जंतु में आते हैं तो श्वसन हम लोग भी कर लेते हैं और पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है यह सिर्फ पेड़ पौधे करते हैं। उसके अलावा तीसरा अंतर देखेंगे कि यह एक विघटन की प्रक्रिया है, यानी कि जो श्वसन प्रक्रिया है वह एक विघटन की प्रक्रिया है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण एक निर्माणकारी प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे चौथा अंतर कि श्वसन की क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है।
श्वसन की क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश के बिना कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि श्वसन की क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद पांचवा और सबसे लास्ट अंतर लिखेंगे कि श्वसन की क्रिया सभी प्रकार के कोशिकाओं में होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों के हर भागों में होता है। यानी कि श्वसन की क्रिया होती है जो जीव जंतुओं की कोशिकाओं में भी और पेड़ पौधे के कोशिकाओं में भी, यानी कि सभी प्रकार के कोशिकाओं में होता है, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बस सिर्फ पेड़ पौधों के हर विभागों में होता है। तो कुल यही 5 पॉइंट आपको लिखना है यदि आपसे श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर पूछा जाता है तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से भली भांति जान गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, प्रामेशियम में भोजन कैसे पहुंचता है। ठीक है, प्रामेशियम आप लोग जानते होंगे कि एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, प्रामेशियम हो गया, ये सभी जीव एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रामेशियम में भोजन कैसे पहुंचता है। ठीक है, इसी को यहाँ पर वर्णन करना है थोड़ा सा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि प्रामेशियम एक कोशिकीय जीव है। शुरुआती दौर में ही आपको बताया शुरू में ही कि प्रामेशियम, अमीबा, यूग्लिना यह सभी एक कोशिकीय जीव होता है। तो प्रामेशियम एक कोशिकीय जीव है। इसमें सिलियां पाया जाता है जो भोजन को सिलियरी गति द्वारा एक निश्चित स्थान से कोशिका मुख तक पहुंचाता है। ठीक है, इसमें सिलियां पाया जाता है जो क्या करता है कि भोजन को एक निश्चित स्थान से कोशिका के मुख तक पहुंचाता है और इस प्रकार प्रामेशियम में भोजन पहुंचता है। बहुत ही शॉर्ट तरीका है, बहुत ही सरल परिभाषा है कि प्रामेशियम में भोजन कैसे पहुंचता है। तो आप लोग को बता देना है कि प्रामेशियम एक कोशिकीय जीव है, इसमें सिलियां पाया जाता है जो भोजन को सिलियरी गति द्वारा एक निश्चित स्थान से कोशिका मुख तक पहुंचाता है और इस प्रकार से ही प्रामेशियम में भोजन पहुंचता है। इस साइटोपाइन नामक अंग से अपशिष्ट पदार्थों को त्याग करता है, यानी कि भोजन तो कर लेता है लेकिन अपशिष्ट पदार्थों को त्याग कहां से करता है, तो साइटोपाइज नामक अंग से अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करता है। तो प्रामेशियम के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रामेशियम भोजन कैसे करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कैसे निकालता है। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है। जितने भी सजीव होते हैं उनके लिए पोषण क्यों आवश्यक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत ही ज़्यादा आसान है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। देखिए एक बार यदि हम बता देंगे तो उसके बाद आपको आसान लगने लगेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, यानी कि क्यों आवश्यक है। तो देखिए सभी जीवों को जैविक क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप भी कोई काम करते होंगे, सारा मनुष्य कुछ न कुछ काम करता है, लेकिन जब तक मनुष्य के शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा वह कोई काम नहीं कर पाएगा। तो सभी जीवों को जैविक क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप लोग बोलचाल की भाषा में बोलते होंगे जो काम कम करता है तो बोलते होंगे कि तुम्हारे में एनर्जी कम है क्या। तो जब तक एनर्जी नहीं रहेगा तब तक कोई काम नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि सभी जीवों को जैविक क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए प्रत्येक जीव को भोजन की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा से क्या होता है, काम होता है, लेकिन ऊर्जा का प्राप्ति कहां से होगा, तो भोजन से होता है। जब तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगा। तो प्रत्येक जीव को ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है और पोषक तत्वों की उचित मात्रा के बिना जीवित जीव आवश्यक कार्य करने में असमर्थ है। और यदि पोषक तत्वों की कमी बहुत लंबे समय तक हो जाएगी तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी, यानी कि जीव की मौत हो जाएगी। यही कारण है कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि सभी जीवों को जैविक कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए प्रत्येक जीव को भोजन करने की जरूरत पड़ती है जिससे कि उसको पोषक तत्व की प्राप्ति हो। क्योंकि अगर किसी भी जीव के शरीर में बहुत लंबे समय तक पोषक तत्व की कमी रहेगी तो धीरे धीरे उस प्राणी की, उस जीव की मौत हो जाएगी और उसी मौत से बचने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ही जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है, जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप यह वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ रोम जिसको कि बिल्ली भी बोला जाता है, यह क्या होता है।
ठीक है। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ रोम या फिर बिल्ली क्या होता है। तो देखिए, शरीर में छोटी आंत के अंदर अंगुलियों के समान उभरी हुई हजारों संरचना होती है। जब हम आपको बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे, जैव प्रक्रम, उसमें हम आपको बताए थे कि छोटी आंत में अंगुली नुमा एक संरचना होती है जो क्या करता है, भोजन के पाचन में मदद करता है। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि शरीर में छोटी आंत के अंदर, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, दीर्घ रोम या फिर बिल्ली कहाँ पाया जाता है, तो छोटी आंत के अंदर पाया जाता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि शरीर में छोटी आंत के अंदर अंगुलियों के समान, जिस प्रकार से हमारा उंगली रहता है, सेम उसी प्रकार का उभरी हुई संरचना होती है। कहाँ? छोटी आंत के अंदर में। बस उस संरचना को ही दीर्घ रोम या फिर बिल्ली बोला जाता है। तो बहुत ही सिंपल है कि दीर्घ रोम या बिल्ली क्या है, तो आपको सीधे लिख देना है कि हमारे शरीर में छोटी आंत के अंदर अंगुलियों के समान उभरी हुई संरचना होती है, उस संरचना को ही दीर्घ रोम या फिर बिल्ली कहते हैं। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप 25वां नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन, एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है? एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है? आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए, एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों बोला जाता है? तो देखिए, एथिलीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। जो एथिलीन है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। यह पौधों को अग्रभाग में बनता है, या कहाँ पर बनता है, तो पौधे के अग्रभाग यानी कि अगले हिस्से में बनता है, और विकसित होकर के फलों को पकाने में सहायक होता है। यही कारण है कि एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन बोला जाता है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना है कि एथिलीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। यह पौधों के अगले हिस्से यानी कि अग्रभाग में बनता है और विकसित होकर के फलों को पकाने में सहायक होता है। यही कारण है कि एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन बोला जाता है। आपसे 2 नंबर का पूछा जा रहा है तो 2 नंबर में आप 2-3 लाइन से ज़्यादा मत लिखिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। अगर 5 नंबर का रहता तो इसमें आप लोग 5 लाइन 7 लाइन में लिख सकते थे, लेकिन 2 नंबर का है तो इतना आपको लिए काफ़ी है। चलिए अब 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? तो देखिए, हम आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं कि प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि कहीं पर अंधेरे कमरे में एक गमले में, ठीक है, अंधेरे कमरे में एक गमले में कोई पौधा लगा हुआ है। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पर एक पौधा लगा हुआ है अंधेरे कमरे में। ठीक है, इसके ऊपर चारों तरफ से ढका हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर चारों तरफ से ढका हुआ है और यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसमें एक छिद्र है। तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि इस छिद्र के द्वारा इस पौधे तक पहुँचता है। ठीक है, इस छिद्र के द्वारा पौधे तक पहुँचता है। तो पौधा क्या होता है कि जहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मतलब पौधा सोचता है कि जहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसी तरफ हम बढ़ें। ठीक है, और धीरे धीरे यह सूर्य के प्रकाश की तरफ बढ़ने लगता है। बस इसी को ही प्रकाशानुवर्तन बोला जाता है। ग्राफ के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाशानुवर्तन को परिभाषित कैसे करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, वह सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं। अभी हम आपको बताएं कि अगर कहीं से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के तरफ ही वृद्धि करने लगते हैं, उसके तरफ झुकाव हो जाता है। तो देखिए, पेड़ पौधे की पत्तियां, शाखाएं सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं, जिसके कारण पौधों के ऊपरी भाग, जैसे पत्तियां हो गया, शाखाएं हो गया, धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं या फिर प्रकाश की ओर झुकने लगते हैं। बस इसी को हम लोग प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग को बस लिख देना है कि पेड़ पौधों की पत्तियां, शाखाएं सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं, जिसके कारण पौधों के ऊपरी भाग जैसे पत्तियां, शाखाएं धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं या फिर झुकने लगते हैं, और इसे ही प्रकाशानुवर्तन बोला जाता है, जो कि बहुत ही सरल है। आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 28वां नंबर क्वेश्चन है। समजात अंग की परिभाषा उदाहरण के साथ दीजिए। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, समजात अंग यानी कि एक समान अंग। ठीक है, समजात अंग मतलब कि एक समान अंग। तो देखिए, समजात अंग का परिभाषा क्या हो जाएगा कि प्राणियों के शरीर के वैसे अंग, ठीक है, प्राणियों के शरीर के वैसे अंग। प्राणी कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव की ही बात हो रहा है। यहाँ पर कुत्ते, बकरी, भेड़, बैल, चमगादड़, चिड़िया, कुछ भी का बात हो रहा है, मतलब पूरे प्राणी जगत का बात हो रहा है। तो प्राणियों के शरीर के वैसे अंग जो उत्पत्ति और रचना के दृष्टिकोण से समान होते हैं, उत्पत्ति और रचना के दृष्टिकोण से समान होते हैं, लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न
भिन्न होते हैं उसे ही समजात अंग कहते हैं। ठीक है, उत्पत्ति और रचना के दृष्टिकोण से समान होते हैं, मतलब देखने में आपको लगेगा कि सब कुछ सेम ही है, लेकिन उसका कार्य अलग होगा, उसे ही समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ, चमगादड़ एवं पक्षियों के पंख। आप लोग देखते होंगे, देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है कि मनुष्य का हाथ और कुत्ते का जो अग्रपाद यानी कि अगला पैर होता है वह दोनों का बनावट एक ही तरह का होता है। अंदर से जब आप लोग हड्डी को स्कैनिंग करके देखिएगा जब अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, तो मानव का हाथ का आकार और कुत्ते के जो अगला पैर होता है उसका आकार, दोनों का बनावट एक ही तरह का होता है, लेकिन दोनों का काम देख लीजिए अलग अलग होता है। मानव अपने हाथ से खाना पीना खाता है, लेकिन कुत्ता अपने जो अगला पैर रहता है उससे चलने का काम करता है। तो दोनों का बनावट एक ही जैसा है, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। उसके अलावा देख लीजिए चमगादड़ एवं पक्षियों के पंख। जो चमगादड़ होता है और जो पक्षी का पंख होता है, दोनों का बनावट एक ही है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। छिपकली एवं घोड़े के अग्रपाद। छिपकली का अग्रपाद और घोड़े का अग्रपाद दोनों का बनावट करीब करीब एक ही जैसा रहता है, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग रहता है। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोग समजात अंग के बारे में भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल है कि प्राणियों के शरीर के वैसे अंग जो उत्पत्ति और रचना के दृष्टिकोण से तो समान होते हैं, लेकिन उनका कार्य भिन्न भिन्न होता है, उसे ही समजात अंग बोलते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण 2-4 याद रख लीजिएगा कि मनुष्य के हाथ, चमगादड़ एवं पक्षियों के पंख, छिपकली एवं घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद इत्यादि समजात अंग के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, कुल यही क्वेश्चन था जो कि 21वें नंबर क्वेश्चन से लेकर के 28वें नंबर क्वेश्चन तक बायोलॉजी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर में, जो कि हम आशा करते हैं कि आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। और हम यह भी आशा करते हैं कि जितना बेहतर तरीके से आपको हम बता दिए, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया होगा। तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो, इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसी प्रकार का वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, आपके लिए लाइव क्लास करते रहते हैं। तो चलिए, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आप लोग मन लगा करके, ध्यान लगा करके पढ़ाई करते रहिए।